गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। कैसे हो आप सभी। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीएसआईआर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करा दो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत डाउट आते हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कब स्टार्ट करोगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म अपन ने मेनली कवर कर लिया है, एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड आपका अगर देखा जाए तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म बचा है, तो वो भी अपन कवर कर लेंगे। उसके अलावा पूरा मेटाबॉलिज्म आपका खत्म हो रखा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बच्चों देखा जाए तो देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीएसआईआर, ये हर एक बच्चा जानता है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर सीएसआई के अगर पेपर में आप एनालिसिस करोगे तो 30 to 40 मार्क्स की आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है। 30 to 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो 30 to 40 मार्क्स हम गेन कैसे करें। पता सबको है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से इतने क्वेश्चंस आते हैं, बट नंबर गेन नहीं हो पाते। नंबर गेन क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत एडवांस लेवल की है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हर साल प्रोटीन चेंज होती रहती है क्वेश्चंस के अंदर। आप ये सोचो कि इस बार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगली बार हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसी पैटर्न के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इतनी एडवांस होती है कि हर बार कुछ ना कुछ प्रोटीन नहीं आ जाती है, तो आप उसको कैच नहीं कर पाते। तो वो सारे के सारे टॉपिक, क्या प्रोटीन नहीं आ रही है, क्या एनालिसिस हो रहा है, क्या रिसर्च एनालिसिस है, वो सारी की सारी अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक क्या है अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। ठीक है, एंड आज हम एक छोटा सा टॉपिक भी अपन कवर करेंगे कि स्टार्टिंग कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टार्ट कैसे करनी है। ठीक है, देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कितना टॉपिक है। अगर कहा जाए तो कई लोग कहते हैं कि स्किप कर दो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, बट जो स्किप करता है उनका सीएसआई नेट नहीं निकल सकता, ये मान के चल लेना, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बिना अपन कोई भी यूनिट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर मैं डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात करूं, डेव बायो की बात करूं, और आप बोलो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बिना पढ़ लो उसको, तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं ड्रोसोफिला का। ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन होते हैं, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन के अंदर हमें पता है कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक बाइकोड, कोडन, नैनोज। ठीक है, बाइकोड जीन अपना रेगुलेशन दिखा रही है कहां पर, एंटीरियर रीजन में। ऐसे कोडल एंड नैनोज कहां दिखा रही है, पोस्टीरियर रीजन में। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि वो जीन वहीं ट्रांसक्राइब हो रही है, वो जीन एंटीरियर रीजन बना के जाएगी। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई पोस्टीरियर रीजन बना के जा रही है, एंड वो जीन वहां पर जाके कर क्या रही है। वहां पर जाकर अगर बाइकोड जीन अगर प्रेजेंट है कहां पर, एंटीरियर रीजन वाले हिस्से में, तो वहां पर काम क्या है, तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन करके, ट्रांसलेशन करके क्या करके जा रही है, हेड रीजन बना के जा रही है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हमें पता होना चाहिए ट्रांसलेशन क्या होता है। मल्टीपल कॉपी बनाना मतलब हमें पता होना चाहिए रेप्लिकेशन क्या होता है। कोई जीन को रेगुलेशन करना है तो हमें पता होना चाहिए जीन रेगुलेट कैसे होती है। ठीक है, हमें ईच एंड एवरी स्टेप पता होना चाहिए। इससे अगर आपको यह पता है कि जीन रेगुलेट कैसे करेंगे, कौन सी एंटीबायोटिक्स कहां काम आती है, किस एंटीबायोटिक से हम अपने जीन को पर्टिकुलर जगह पे रोक सकते हैं, मुझे इलोंगेशन ट्रांसलेशन के इनिशिएशन में रोकना है। ठीक है, इलोंगेशन टाइम में रोकना है, कहां रोकना है, मुझे हर ईच एंड एवरी स्टेप हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन डिटेल के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके डेव बायो में आ रही है, आपके प्लांट फिजियोलॉजी में भी आती है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में भी आएगी, आपकी सेल बायोलॉजी में भी आएगी, सीडी के साइक्लिन भी अगर देखा जाए तो उसके साथ भी कनेक्ट होंगे। सबके साथ ए टू जेड चीजों के साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये वर्ड तो हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज पहले तो हम टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं या टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि पहली बात कि हमें किस लेवल में, किस सीरीज के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर करनी है, पहली। सेकंड चीज मैं आपको ये बता दूं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 50 दिन का टॉपिक नहीं है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अनलिमिटेड है, इतना बड़ा टॉपिक है ना। अगर मैं 1 घंटे डेली भी पढ़ाऊंगा ना, तो साल भर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर कोई भी नहीं करा सकता, मैं गारंटी ले रहा हूं। कोई कह रहा है कि मैं करा दूंगा तो वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, कोई नहीं करा सकता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर करने की आपकी। ठीक है, आपकी डाउट्स कवर करने की, विद एमसीक्यू अपन इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है। अगर सीएसआर की आपकी 13 यूनिट्स के अंदर देखा जाए तो 13 यूनिट में सबसे बड़ी यूनिट ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जो टिकी हुई तो 5 टॉपिक पर है, पर 5 टॉपिक के जो सब टॉपिक है वो इतने सारे हैं ना कि आई थिंक किसी ने आपको बताया ही नहीं होंगे। अगर आपको पता है तो कई आप इग्नोर मार रहे होंगे। तो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। वेरी फर्स्ट अगर अपन देखें बच्चों, अगर आप सेल साइकिल देखते हो, एक सेल साइकिल देखते हो, लाइक अगर अपन देखते हैं, लाइक
ये एक सेल साइकिल अगर अपन देखें तो सेल साइकिल में आप क्या देखते हो, सबसे पहले एक फेज आती है G1 फेज, देन आपके आती है S फेज, देन आती है G2 फेज, एंड देन आती है M फेज में आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये आपको सबको पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, माइटोटिफेज है और आपको पता है इंटरफेज है। G1 फेज में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो मतलब हमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरी फर्स्ट टॉपिक मैं बताऊं तो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन बच्चों अगर अपन देखें ना तो ट्रांसक्रिप्शन को भी डिवाइड कर रखा है हमने, कैसे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। सेकंड टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। ये दो टॉपिक हो गए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, देखो आप बड़े बच्चों सारे के सारे अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो ये मत समझना कि सर बहुत बेसिक बता रहे हो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कवर नहीं होता, तो अपन उनको लेके चलेंगे, हाई लेवल इतना जाएगा कि आपको वो भी लगेगा कि हमारे लिए हेल्दी लेक्चर है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट में हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए से आरएनए बनाना। आरएनए क्या है, अगर अपन देखिए तो आरआरएनए भी है, एमआरएनए भी है, टीआरएनए भी है, ठीक है, एसएनआरएनए है, एसआईआरएनए है, एमआईआरएनए, मल्टीपल टाइप ऑफ आरएनए, पीआईआरएनए, पीवीआरएनए, कजल आरएनए, जिफ्ट आरएनए, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए है। तो हमें सारे टाइप के आरएनए पढ़ने हैं कि कौन सा आरएनए कौन बनाता है, कौन सा पॉलीमरेज कौन सा आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, वो सारे अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। एक सिंगल टाइप का नहीं है कि अपन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मतलब एमआरएनए का सिंथेसिस देख लिया एंड देन ट्रांसक्रिप्शन खत्म, नहीं, हमें आरआरएनए का सिंथेसिस भी देखना है, हमें टीआरएनए का सिंथेसिस भी देखना है, हमें एमआरएनए का सिंथेसिस भी देखना है, ठीक है। सारे देखेंगे तो ये मत समझना कि एक ही बताऊंगा, ठीक है, सारे आरएनए का सिंथेसिस बताऊंगा इसके अंदर। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के अंदर आरआरएनए अगर अपन देखें, आरआरएनए कैसे बनता है एंड देन एमआरएनए कैसे बनता है वो, एंड टीआरएनए कैसा बनता है ये, ठीक है। एंड इसी के साथ में जो रिमेनिंग जो आरएनए होते हैं, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, जो कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में यूज में आते हैं, आरएनए को इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग में यूज में आते हैं, वो भी अपन देखेंगे कि उनका सिंथेसिस कैसा होता है, कौन सा टाइप का आरएनए पॉलीमरेज उसको सिंथेसाइज कर रहा होता है। अब देखो बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं कि हमें पता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड लाइगेशन ऑफ एक्सॉन, दैट इज नोन एज व्हाट, स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग भी कोई छोटे ही नहीं है, स्प्लाइसिंग में माइनर स्प्लाइसिंग, मेजर स्प्लाइसिंग, ग्रुप 1 स्प्लाइसिंग, ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग, ग्रुप 3 स्प्लाइसिंग, ठीक है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, इनफाइनाइट काइंड ऑफ स्प्लाइसिंग जो हम देखेंगे, जो आपकी पूरी सीएसआर में है, वो सारी की सारी अपन कवर करेंगे। तो डिफरेंट काइंड की स्प्लाइसिंग है, अपन सारी अपन को देखनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि एक टॉपिक आता है आरएनए बनाया, तो आरएनए की एडिटिंग भी आनी चाहिए आपको। तो आरएनए की एडिटिंग, अब देखो आरएनए एडिटिंग के बाद में हम देख रहे हैं कि आरएनए, अभी आरएनए के ऊपर चलेगा सारा का सारा। आपने आरएनए बनाया तो भैया उसकी चेकिंग तो करोगे, आरएनए सही बना है या नहीं बना। तो आपको क्या देखना है, एमआरएनए का सर्विलेंस देखना है, एमआरएनए सर्विलेंस देखना है। एमआरएनए बना दिया, सर्विलेंस कर दिया, चेकिंग कर दी, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एमआरएनए की लाइफ होती है बच्चों, एक टाइम बाद तो उसको डिग्रेड होना है। तो एमआरएनए का डिग्रेडेशन भी आपको पढ़ना है, एमआरएनए डिग्रेडेशन। अब एमआरएनए डिग्रेडेशंस भी डिफरेंट टाइप के आपके पाथवे हैं। लाइक अगर अपन देखें प्रोकैरियोट के अंदर अलग है, ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग है एंड ये यूकैरियोट्स के अंदर अलग है, ठीक है। इनके भी डिफरेंट काइंड ऑफ पाथवे हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। नोगो पाथवे पढ़ना है, ठीक है, नॉन सेंस मीडिएटेड डीके, नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके, वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एमआरएनए डिग्रेडेशन भी अपन पढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट अपन देखें बच्चों, तो एमआरएनए बना है, तो एमआरएनए में एक मेन चीज होती है, जब अगर अपन एमआरएनए बना रहे, ये तो हमने आरएनए देख लिया, एमआरएनए का डिग्रेडेशन की देख लिया। अब एमआरएनए बनाए तो एमआरएनए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर मुझे इससे प्रोटीन बनानी है तो मुझे उसकी कैपिंग करनी पड़ेगी, एंड कैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पर सीएसआर ने 4 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। एंड टेलिंग तो चाहिए ही चाहिए, पॉली टेल चाहिए आपको, तो टेलिंग भी अपन को पढ़नी पड़ेगी। टेलिंग पढ़ने के साथ साथ अगर अपन देखें बच्चों, इसके अंदर आपने एमआरएनए का सर्विलेंस देख लिया, एमआरएनए का डिग्रेडेशन देख लिया, कैपिंग देख ली, टेलिंग देख ली।
अब अगर मुझे किसी एमआईएनए को मेरे को इनिबिट करना है पर्टिकुलर जगह पे, इनिशिएशन टाइम पे ही मुझे इसको ब्लॉक करना है, तो मुझे ट्रांसक्रिप्शन के इनिबिटर सारे पढ़ने पड़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के इनिबिटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सिलेबस डिस्कस हो रहा है आपका, एक छोटा सा टॉपिक इसमें से है ना, सीएसआर पूरा का पूरा कवर करेगा, सीएसआर का एक छोटा सा टॉपिक आपको छूटेगा नहीं, देख लेना, चाहे आप मिला लेना, सिलेबस पूरा का पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के इनिबिटर देखने के बाद मतलब अब आपका ट्रांसक्रिप्शन का सारा काम खत्म हो गया। अपन आ रहे हैं कहां पर, ट्रांसलेशन में। कैपिंग टेलिंग कर ली, ट्रांसलेशन में आ जाओ, प्रोटीन बनानी है अपन को, तो हम आए कहां पर, ट्रांसलेशन के अंदर। अब ट्रांसलेशन में आने के बाद में मैंने कहा है कि आपको बताया जाता है टॉपिक कितने हैं, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ऑपेरॉन, क्रोमेटिन मॉडलिंग, बस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी खत्म। नहीं, आज देखना कितने टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तभी तो बच्चों की देखा जाए तो 400 पेज की एक सिंगल कॉपी भरती है अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाए तो। ठीक है, तो आपकी भी 400 पेज की एक कॉपी भरेगी। अगर आपको साथ में पढ़ना है तो एक कॉपी अलग से बना लेना, जब जब लेक्चर आए उसको नोट करते रहना, पूरा फिर काम चलेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि सर पूरा नहीं पढ़ा रहे, कम पढ़ा रहे, पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन अगर आप देखोगे तो ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स अलग है एंड प्रोकैरियोट्स अलग है। प्रोकैरियोट्स तो अलग होगा, एंड ट्रांसलेशन जो हो रहा है, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स अलग है। आपने ट्रांसलेशन कर लिया, ठीक है, आपने प्रोटीन बना ली, तो भैया प्रोटीन ज्यादा बन गए तो उसके इनिबिशन भी तो चाहिए, या कोई पर्टिकुलर अगर अपन देखिए कैंसर सेल की प्रोटीन बनती जा रही है तो उसको इनिबिट करने के लिए भी हमको कोई ड्रग तो पता होना चाहिए। तो मतलब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन के इनिबिटर भी पढ़ेंगे। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, लाइक अगर क्लोराम्फेनिकोल, साइक्लोहेक्सामाइड, ठीक है, रिसिन होती है आपकी, प्यूरामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स है, इनके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आते हैं ट्रांसलेशन के इनिबिटर्स, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और एक और चीज बता दूं, विदाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, जो कि अप्लाइड बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, वो आप नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं आ पाएगी। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आपको आना ही चाहिए, उसके इनिबिटर आना चाहिए, क्योंकि आप जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी पढ़ते हो, वहां पे आपने ड्रग का रोल देख लिया होगा। ठीक है, आपने वहां पे देखा होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, तो वो ड्रग रेजिस्टेंट क्या होते हैं, तो वो भी अपन डिटेल में देखेंगे वो। ठीक है, ट्रांसलेशन करने के बाद अब आप बताओ क्या है, प्रोटीन बना दी है आपने, प्रोटीन बना दी, प्रोटीन ने काम करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटीन के इनिबिटर अपन पढ़ लेंगे। अब देखो बच्चों, ये तो जीवन फेज के अंदर है, क्योंकि जीवन फेज ने इसने बोला कि जितने भी रेप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मैं जीवन में बना के दूंगा। आप फॉर एग्जाम्पल आप थिंकिंग करो कि किसी हलवाई की दुकान पर जाओ और बोलो कि भैया 1 किलो काजू कतली दे दो, तो वो ये थोड़ा बोलेगा कि अभी बना के देता हूं, कि अभी बना के देता हूं, 1 घंटा वेट कर लो। वो क्या करते हैं, बना के रखते हैं। ऐसे ही सेल भी हमारी बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, वो क्या करती है, रेप्लिकेशन में जाने से पहले ही रेप्लिकेशन की जितनी भी प्रोटीन बनानी होती है वो जीवन में बना देते हैं। बट उनका एक्टिवेशन कहां होता है, एस फेज में जाके होता है। लाइक एक्टिवेशन कराने के लिए मुझे फॉस्फोराइलेशन कराना पड़ सकता है, एसिटाइलेशन कराना पड़ सकता है, मिथाइलेशन कराना पड़ सकता है। ठीक है, तो मुझे मॉडिफिकेशन कराना पड़ता है, बट बन कहां जाती है, जीवन में। क्योंकि ईच एंड एवरी स्टेप के अंदर अपन देखेंगे, मैं एक लेक्चर लूंगा सीडीके साइक्लिन का। ठीक है, क्योंकि जीवन के अंदर सीडीके साइक्लिन अलग है, एस फेज में अलग है, G2 में अलग है। तो एस फेज के सीडीके साइक्लिन एक्टिवेट कर देते हैं प्रोटीन को। ठीक है, और इनिबिट कौन करता है एस फेज की प्रोटीन को, अगर जीवन फेज में पड़ी है तो जीवन फेज के जो सीडीके साइक्लिन है वह एस फेज की प्रोटीन को ब्लॉक करके रखते हैं कि भैया आपको काम नहीं करना है। पर जैसे ही एस फेज आएगी तो क्या होगा, सीडीके2 साइक्लिन ई, वो क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे, एंड देन लाइक हेलिकेज एमसीएम है उसका फॉस्फोराइलेशन कर देंगे। तो दैट मीन हम कहां आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं रेप्लिकेशन के ऊपर। रेप्लिकेशन, अब रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट अलग है। ठीक है, यहां पे हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। ठीक है, एंड रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट अलग है, यहां पे पढ़ते हैं ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ARS का रोल। ठीक है, रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स अलग है। ठीक है, अब देखो बच्चों, रेप्लिकेशन के भी इनिबिटर्स होते हैं। अगर अपन देखें यहां पर भी इनिबिटर्स होंगे, तो इनिबिटर ऑफ रेप्लिकेशन, तो ये भी हम पढ़ेंगे।
एंड एक्सपेरिमेंटल जो क्वेश्चंस होंगे, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस लाइक ओरी रिगार्डिंग, लाइक हेलिकेज रिगार्डिंग, टॉप आइसोमेरेज रिगार्डिंग, ठीक है, वो सारे अपन इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन के अंदर। अब एप्लीकेशन आपने कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब एप्लीकेशन होने के बाद आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज के बाद कुछ एक्टिविटी होती है, ठीक है, लिमिटेशन है उनकी, लिमिटेशन है, तो वहां पे उनके पास लिमिटेशन है, तो कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है कि वो गलती भी कर सकते हैं। अब गलती का एहसास तो कहाँ होगा, बाद में, क्योंकि आप गलती करते हो उसका एहसास तो आपको बाद में होता है, तो यहां पर भी गलती का एहसास होता है। तो वो टॉपिक क्या है, अब वो टॉपिक होता है कि भैया जब गलती करिए तो उस टॉपिक का आपने बोला म्यूटेशन, एंड गलती का एहसास हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस गलती को सुधारना पड़ेगा। तो उस गलती को सुधारने वाला टॉपिक का नाम है रिपेयर, लाइक मिसमैच रिपेयर, बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, ठीक है, एसओएस रिपेयर, बहुत सारे म्यूटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप म्यूटेशन पढ़ोगे, ठीक है, स्पॉन्टेनियस इंड्यूस म्यूटेशन के सारे, तो ये बच्चा लेवल है ही, हाई लेवल ऑफ म्यूटेशन आप पढ़ोगे सारे के सारे, ठीक है। बेस एनालॉग क्या होता है, बेस एनालॉग के ऊपर सीएसआई ने क्वेश्चन पूछा है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। टोटोमराइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, सारा अपन देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। रिपेयर पढ़ लिया। अब देखो बच्चों एक और चीज आती है कि एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं, छोटा सा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक अगर अपन देखें इसके ऊपर क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, आएगा ही आएगा। टॉपिक का नाम ऑपेरॉन, जो कि ऑपरेट करता है पूरे जीन को। तो ऑपेरॉन अगर अपन देखें तो ये लगा लो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएसआईआर। इसके ऊपर लाइक ऑपरेटर का क्या रोल है, प्रमोटर का क्या रोल है, जीन का क्या रोल है, लैग जेड वाई ए, क्योंकि ऑपेरॉन नहीं आता तो आपको लैग जेड वाई ए का पता भी नहीं चलेगा काम क्या करते हैं। लैग जेड जीन का रोल होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी आता है, अप्लाइड बायोलॉजी। तो ऑपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपेरॉन में कोई भी जीन को अगर मुझे सप्रेस करना है तो रिप्रेसर प्रोटीन कैसे काम करेगी, क्यों रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करती है ऑपरेटर से, कहीं और भी बाइंड कर सकती है ना, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इट प्रमोटर साइट, व्हाई, तो वो चीज में हमें यहां से पढ़नी है, ठीक है। वो तो मैं आपको वैसे भी ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा दूंगा, बट ऑपेरॉन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है, अगर रिप्रेसर बाइंड कर रही है तो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं कर पा रहा, क्या उसको ऐसी पाबंदी आ गई कि भैया रिप्रेसर बाइंड करके बैठा है तो मैं बाइंड नहीं कर सकता, तो वो चीज अपन को ऑपेरॉन के अंदर पढ़ना डिटेल के अंदर, ठीक है। अब ऑपेरॉन होने के बाद बच्चे एक छोटा सा टॉपिक रहता है, देखो हमने देखा G1 फेज के अंदर, G1 एस एंड G2 फेज, हमने देखा कि ये क्या है, अगर अपन देख रहे हैं ये देखो ये सेल साइकिल है, तो हमने क्या देखा कि ये G1 है, ये G1 है, ये एस है, ये G2 फेज है, एंड ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो हमें पता है यहां से लेकर के यहां तक की जो साइकिल है इसको एम फेज बोलेंगे हम, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं इंटरफेज, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज। तो बच्चों आपको पता है इंटरफेज के अंदर G1 एस G2 के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। तो इंटरफेज के अंदर आपको देखने को मिलती है बच्चों क्या, क्रोमेटिन, क्या देखने को मिलेगी, क्रोमेटिन। बट अगर आप एम फेज की बात करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम, यहां देखने को मिलेंगे क्या, क्रोमोसोम। तो मतलब समझ में आ गया टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है बच्चों क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, क्रोमेटिन की रिमॉडलिंग करनी है, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग। तो क्रोमेटिन रिमॉडलिंग मतलब कि इंटरफेज के अंदर आपने जो भी था क्रोमेटिन थी, क्रोमेटिन मींस लाइक हम बोले डीएनए प्लस में प्रोटीन, क्रोमेटिन का मतलब होता है क्या, डीएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन लाइक हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि क्रोमेटिन है लूज फॉर्म है, क्रोमेटिन क्या है, ये क्या है, अगर अपन देखें तो ये लूज फॉर्म होती है बच्चों, ठीक है, लूज फॉर्म है इसलिए तो यहाँ पे आपके डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। पर कंडेंस फॉर्म है, क्रोमोसोम के ऊपर कोई बाइंड नहीं करेगा भैया, कंडेंस फॉर्म है, उसको जगह ही नहीं मिलेगी कहां बाइंड कहां करना है, साइड ही नहीं दिख रही, कंडेंस है, ठीक है। तो क्रोमेटिन रिमॉडलिंग हमें देखनी है, ठीक है। तो बच्चों देख लो ये 19 टॉपिक है और आई थिंक इसमें भी मैं कुछ भूल रहा हूं तो कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने इसके सब टॉपिक इसमें भी लिखे नहीं है, लाइक रिपेयर के भी सब टॉपिक है, ऑपेरॉन के सब ऑपेरॉन के अंदर भी अपन देखा जाए तो अपन लैक ऑपेरॉन अलग पढ़ना है, ट्रिप ऑपेरॉन अलग पढ़ना है, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग, थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग, म्यूटेशन के टाइप्स ये आपको देखने हैं हम, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, ईच एंड एवरी एंटीबायोटिक्स आपको पढ़नी है, एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में लाइक शटल वेक्टर अपन को पढ़ने हैं, थोड़े बहुत अपन को टेक्निक यहाँ पढ़नी पड़ेगी इनको पढ़ने से पहले, क्योंकि विदाउट टेक्निक तो समझ में नहीं आएगी ये,
क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिंगल कभी नहीं आती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या तो सेल बायोलॉजी के साथ में आएगी, ठीक है, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसी टेक्निक के साथ में आएगी। और रेयर टू रेयर आपका लक अच्छा है तो वो सिंगल आ जाएगी। लक अच्छा है तो कभी कभी आपके लीडिंग और लैगिंग स्टूडेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं, जो बच्चों वाले जो नीट लेवल के होते हैं ना, +2 लेवल के, वो भी आ जाते हैं, ठीक है, 2020 वाले पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों आप पहली बात तो ये नोट कर लो कि आपका सिलेबस क्या है, आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कितनी बड़ी है, या आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट होगी एंड हम इसको खत्म करेंगे क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के ऊपर, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा एक तरह से सिलेबस हो गया। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा टॉपिक में पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपने नोट कर लिया है। अब देखो बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। थोड़ा हाइड करना पड़ेगा ना कि कर क्या रहे हैं अपन। देखो बच्चों, ये डीएनए है, डीएनए के अंदर 2 एंड्स होंगे, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, 2 एंड होंगे डेफिनेटली। अब यहां पर क्या होते हैं, डीएनए के अंदर आपको पता है कि डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। डीएनए में क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज जीन। मेरा क्वेश्चन जीन क्या होती है, क्योंकि जीन को समझाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट चीज बताई, लाइक फंक्शनल यूनिट है, डेफिनेटली मान लूंगा मैं, बट +2 लेवल के आंसर नहीं देने हमारे को, ठीक है। जीन इज ए फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, XYZ जो भी आपके आंसर है वो डेफिनेटली सारे सही होंगे, बट एक्चुअल मायने में जो CSI लेवल का आंसर है वो क्या है, जीन होती क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखो, जीन को समझाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी दी थी। लाइक अगर अपन देखा जाए तो एक और साइंटिस्ट है हमारे बीडल एंड टैटम, बीडल एंड टैटम, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बोलना मत बच्चों, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मुझसे, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम अपन CSR वाले बच्चे याद नहीं करते हैं, कि कोई CSR में पूछने वाला नहीं है कि सर इसकी स्पेलिंग क्या होगी, बीडल टैटम, ठीक है। तो इतना मत बोलना कि सर आपने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, ठीक है, इतना नोटिस नहीं करना है। अब देखो, बीडल एंड टैटम ने एक हाइपोथेसिस दी थी, लाइक 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, आई थिंक नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत छोटा लेवल का क्वेश्चन है, पर यहां से अपन को स्टार्ट करनी है, अपने बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि कई बच्चों का बेसिक ही नहीं होता है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक अपन जाएंगे। आपको बता ही दिया क्या क्या पढ़ना है अपन को, ठीक है। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। तो देखो बच्चों, इन्होंने बोला बीडल एंड टैटम ने कि ये जो जीन है 1 जीन 1 एंजाइम, तो मतलब कि जीन के अंदर ये इसके 2 एंड है, ये लोग देखो 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि यहां पर क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में क्या बनाएंगे हम, डीएनए से बनाएंगे हम क्या, RNA, ठीक है। यहां पर भी 2 एंड होंगे, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ठीक है। RNA बनाने के बाद हम अब क्या करने वाले हैं, ट्रांसलेशन करने वाले हैं, ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमने क्या बना दी है, कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया है। ये क्या है, प्रोटीन है, ये क्या बना दिया, प्रोटीन। एंड हमें पता है कि प्रोटीन से हम क्या बना सकते हैं, प्रोटीन से हम बना सकते हैं बच्चों क्या, एंजाइम। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस ये बोल के जा रही है कि एक जीन से एक एंजाइम बनाना है, सही बात है। तो बीडल एंड टैटम ने बोला कि एक जीन एक एंजाइम बना के जाएगी, तो क्या ये हाइपोथेसिस सही है, क्या आपके अकॉर्डिंग ये हाइपोथेसिस सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको रीजन देता हूं। देखो 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि सारी की सारी प्रोटीन क्या बना के जा रही है, एंजाइम बना के जा रही है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, सारे एंजाइम प्रोटीनेसिस नेचर के होंगे, सारे एंजाइम जो भी एंजाइम बना है वो प्रोटीनेसिस नेचर का होगा डेफिनेटली, बट सारी प्रोटीन क्या एंजाइम बना सकती है क्या, इम्पॉसिबल है बच्चों, सारे प्रोटीन से एंजाइम नहीं बनाने हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। सारी प्रोटीन से एंजाइम नहीं बनाने होते हैं, आपकी कुछ प्रोटीन ही होती है, अगर देखा जाए तो वो एंजाइम बना के जा रही है, सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं बनाती है। तो ये तो पहली बात ये खत्म हुई, ये गलत बात हुई कि 1 जीन 1 एंजाइम बना के जाएगी। सेकंड, क्या एक ही जीन से एक आपका एंजाइम बन जाएगा, मेन चीज है, क्या एक जीन से एक एंजाइम बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें बच्चों, कुछ जीन्स लाइक, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखो बच्चों, क्या अल्फा की जीन है, ये थीटा की जीन है,
एंड यहाँ पर जीन है एप्सिलॉन की। ठीक है, 3 जीन है। ठीक है, 3 जीन है, मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बच्चे बड़े हो आप समझ जाओगे। ठीक है, आरएनए बनाया। ठीक है, आरएनए बनाने के बाद मैंने क्या करा, ट्रांसलेशन किया एंड देन मैंने ये प्रोटीन बना दी। 1 1 2, ये 3 प्रोटीन बनाई। अब तीनों प्रोटीन ने मिलकर के, इन तीनों ने मिलकर के क्या बनाया बच्चों, एक एंजाइम का फॉर्मेशन किया। ये देखो ये। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है बच्चों, पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इस एंजाइम को बनाने के लिए 3 जीन की रिक्वायरमेंट है। 3 जीन मिलकर के एक एंजाइम बना के चाहिए। और बीडल टैटम तो कह रहा था कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस रॉन्ग है डेफिनेटली। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग थी, क्योंकि एक जीन, जरूरी नहीं कि एक ही जीन से एक एंजाइम बने। कई बार क्या होती है, मल्टीपल जीन मिलकर के एक एंजाइम बना के जाती है, फॉर एग्जांपल पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की जीन है, थीटा की जीन है एंड एप्सिलॉन की जीन है, इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन हुआ एंड यहाँ पर देन क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि ये एमआरएनए कौन सा है। ये आपका जो एमआरएनए बनाया अपन ने, एमआरएनए क्या है, पॉलीसिस्टोनिक है या मोनोसिस्टोनिक है, ये सारा हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, तो 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ठीक है, गलत हाइपोथेसिस थी, रॉन्ग हाइपोथेसिस थी। तो सेकंड जीन को समझाने के लिए एक और हाइपोथेसिस दी गई बच्चों, 1 जीन, चलो ठीक है 1 एंजाइम तो गलत है, चलो मान लिया 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अब 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस क्या कह रही है, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। इन्होंने बोला कि ये देखो ये जीन है, ये मेरी जीन है, ये जीन है। हमने क्या करा, ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करके हमने क्या बनाया, डीएनए से आरएनए बनाया एंड ट्रांसलेशन करके हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया यहां पर प्रोटीन, हमने बनाई क्या, प्रोटीन। अच्छा, तो 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, तो मतलब 1 जीन, एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड बना सकते हैं, मतलब एक प्रोटीन बना सकते हैं। यस, सही बात है, आपको भी सही लग रहा होगा ये। बट देखो बच्चों, अगर अपन देखें ना तो ये हाइपोथेसिस भी रॉन्ग होती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एमआरएनए का ही ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, जो आपके आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से ट्रांसक्राइब होते हैं ना, जो आरएनए, वही मेनली क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। बट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी है, जो क्या बनाते हैं, लाइक अगर अपन देखें डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए है, लाइक आर आरएनए है जो कि प्रोटीन नहीं बना के जा रहा, टी आरएनए है प्रोटीन नहीं बना के जा रहा, लाइक आपका जिक्स्ट आरएनए है प्रोटीन नहीं बनाएगा ये भी। ठीक है, लाइक आपका एमआई आरएनए है, ठीक है, एसआई आरएनए है, ठीक है, पीआई आरएनए है, कजल आरएनए है। ठीक है, ऐसे अगर दिखना चाहूँ ना बच्चों 50 टाइप के आरएनए लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो ऐसे अपन बोल रहे हैं तो मोर देन या मिनिमम बोल रहा हूँ 50 टाइप के आरएनए हैं। क्या सारे के सारे आरएनए क्या आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनाता है, क्या सारे के सारे प्रोटीन बनाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपने बोला है कि 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, दैट मीन जितने भी टाइप के आरएनए हैं वो सारे के सारे प्रोटीन बनाने चाहिए, ऐसा तो होता ही नहीं है। ओनली एमआरएनए, अगर अपन देखें तो ये एमआरएनए बोल रहा है कि मैं ही ट्रांसलेट होऊंगा और ट्रांसलेट होकर मैं प्रोटीन बना दूंगा। बट अगर मैं बात करूं पीआई आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए, जिस्ट आरएनए, एमआई आरएनए, एसआई आरएनए, अगर अपन देखें बच्चों यहाँ पे और भी आरएनए, लाइक अपन देखें एसएनओ आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, आपका अपन देखें एसएन आरएनए, ठीक है, लाइक आपके स्प्लाइसिंग में यूज में आता है एसएन आरएनए। ठीक है, तो ये सारे आरएनए क्या आपकी ये एसएन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये आपके एसएन आरएनए की क्या बना के जा रहे हैं क्या प्रोटीन, बिल्कुल नहीं। तो हमने बोला कि ये हाइपोथेसिस भी गलत निकली। क्यों, क्योंकि 1 जीन से 1 पॉलीपेप्टाइड बनाना इम्पॉसिबल है। आप क्योंकि आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 1 जीन ट्रांसक्राइब होके आरएनए बनाएगी, सारे टाइप के आरएनए बना सकती है। ठीक है, मैं आरएनए की बात कर रहा हूं, मैंने एमआरएनए तो बोला नहीं था, सारे आरएनए बनाया और सारे आरएनए बनाने के बाद तो सारे आरएनए क्या प्रोटीन बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं, प्रोटीन नहीं बना सकते, पॉलीपेप्टाइड नहीं बना सकते हैं। ओनली एमआरएनए से हम ट्रांसलेशन करके प्रोटीन पढ़ते हैं, वही बनाते हैं।
ठीक है। या आप पढ़ोगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू, वो जो आरएनए होते हैं वो आपके प्रोटीन बना सकते हैं। तो ये हाइपोथेसिस भी रॉन्ग हो गई। अब देखो बच्चों, अगर अपन देखें तो यहां पर एक और हाइपोथेसिस दी गई। थर्ड हाइपोथेसिस क्या थी? वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस। वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस दी गई। वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था? देखो बच्चों, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। यहां पर क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है हमारी। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है? इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद बच्चों यहां पे क्या हुआ? आरएनए बना। ठीक है, आरएनए क्या है? इन्होंने बोला वन जीन वन आरएनए, एक जीन से एक आरएनए बनेगा और एक आरएनए लाइक आरएनए बनेगा। यस बनेगा। क्या एमआरएनए बना सकते हैं हम? इसने बोला हाँ बनाओ ना, क्या दिक्कत है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनेगा, एसएनआरएनए बनेगा। ठीक है, एमआई आरएनए बनेगा, एमआई। माइक्रो आरएनए बनेगा, बनेगा। क्या स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए एसआई आरएनए बन सकता है? यस बन सकता है। जिफ्ट आरएनए जो कि फीमेल के में होता है, बार बॉडी फॉर्मेशन टाइप में, अब देख पढ़ोगे तो एसआई आरएनए बनेगा, बनेगा। क्या पीआई आरएनए बनेगा? पीआई आरएनए, ये भी आरएनए इंटरफेरेंस में काम आता है, ये भी बनेगा। एसएनओ आरएनए, एसएनआरएनए, जितने भी आरएनए सारे बनेंगे। मतलब एक जीन से एक आरएनए बना सकते हो। यस, तो क्या ये हाइपोथेसिस सही है? यस, ये क्या थी? ये एक तरह से करेक्ट हाइपोथेसिस थी। ये क्या थी बच्चों? करेक्ट हाइपोथेसिस थी। ये करेक्ट हाइपोथेसिस थी क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि अगर अपन देखें वन जीन से वन आरएनए हम बना सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या दी कि व्हाट इज जीन? तो जीन इज ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। जीन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन की एक यूनिट है। ठीक है, विच इज ट्रांसक्राइब। जीन इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच इज ट्रांसक्राइब। ठीक है, मतलब जीन क्या है? जीन ट्रांसक्रिप्शन की एक ऐसी यूनिट है जो क्या हो रही है? ट्रांसक्राइब हो रही है। और ट्रांसक्राइब होकर क्या कर रही है? आरएनए का फॉर्मेशन कर रही है। कैसे आइडेंटिफाई करा हमने? अकॉर्डिंग टू वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस वी कैन से लाइक जीन इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच इज ट्रांसक्राइब। अब हमें क्या करना है? हमें लेक्चर नेक्स्ट में हमें ये देखना है बच्चों कि जीन के पास ऐसा क्या सेगमेंट है, ऐसा क्या रीजन है, क्या बॉक्सेस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक जीन ट्रांसक्राइब हो पा रही है। जीन के अंदर क्या है वो रीजन? ठीक है, मैं आपसे भी एमसीक्यू पूछ लेता हूं। आपसे भी मैंने ये एमसीक्यू पूछा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जीन के पास ऐसा क्या रीजन है। आपने बोल तो दिया जीन इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच इज ट्रांसक्राइब, बट हमें अभी तक ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि जीन के पास ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या प्रेजेंट है जो कि उसको ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करके जा रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर इस जीन का ही, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ही, अगर अपन देखें इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो इस सेगमेंट के पास ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या पड़ा है इसके पास में जो कि ट्रांसक्राइब हो रहा है। रिमेनिंग पार्ट तो आप बोल ही नहीं रहे ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर मेरा क्वेश्चन समझ में आया तो आप मेरे को क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि जीन के पास ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या बॉक्सेस है, क्या रीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि जीन ट्रांसक्राइब होती है, रिमेनिंग पार्ट ट्रांसक्राइब नहीं होता है। क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा है, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का डीएनए, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का डीएनए है बच्चों। अगर अपन देखें तो क्या 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का डीएनए क्या पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब हो रहा है क्या? नहीं। अगर अपन देखें तो जहां पर भी हमारा जीन प्रेजेंट है वही रीजन ट्रांसक्राइब हो रही है। अगर देखा जाए तो जीन कितनी है? एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम की बात की जाए ना बच्चों, एक छोटे से क्रोमोजोम की बात की जाए तो एक क्रोमोजोम के ऊपर अगर अपन देखें तो यहां पर अप्रोक्स, ये देखो, ये जो अगर क्रोमोजोम की बात की जाती है ना बच्चों, क्योंकि कंडेंस है यहाँ पे, जीन तो यहाँ पे क्या है, ये आपका डीएनए जो कि कंडेंस फॉर्म में है। तो यहां से लेकर यहां तक एक क्रोमोजोम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1000 जीन है, अप्रोक्सीमेटली। तो अपन बोलते हैं कि हमारे पास अगर अपन देखें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है ना, तो अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि हमारे पास 25 to 30,000 जीन है। किसी के अंदर 1200 हो सकती है, किसी के अंदर 1500 हो सकती है जीन, या किसी के अंदर 500-700 ही हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेट हम एवरेज लगा के देखते हैं ना कि एवरेज अगर हम लगाए तो 1000 जीन प्रेजेंट होती है एक क्रोमोजोम के ऊपर। पर साइज कितनी है? साइज बहुत बड़ी है।
तो हम क्या देख रहे हैं कि जीन के पास ऐसा क्या सेगमेंट है, ऐसा क्या रीजन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया हूं। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज भी कर देता हूं कि हमने आज क्या पढ़ा है, ठीक है। सिलेबस रिवाइज नहीं करा, सिलेबस आपको पता चल ही गया है, ठीक है, कि सिलेबस में क्या है, ठीक है। तो अपन को ये पूरे टॉपिक पढ़ना है बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कि पूरे टॉपिक आपके कवर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बता देना मुझे, ठीक है, कि अपन कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ ये हेल्दी है तो अपन लेक्चर थोड़ा स्पीड में ले लेंगे, ठीक है, कंटिन्यूटी में रख लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने देखा है जीन। जीन क्या है? बीडल और टैटम दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, एक हाइपोथेसिस दी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। किसने दी थी? बीडल एंड टैटम ने दी थी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि एक जीन है, इस जीन का हमने क्या करा, इस जीन का हमने क्या करा, ट्रांसक्रिप्शन किया, ठीक है। डीएनए से हमने क्या बना लिया, आरएनए बनाया। आरएनए बना के बच्चों हमने इसका क्या करा, ट्रांसलेशन किया एंड प्रोटीन बनाई। प्रोटीन से हमने क्या बनाया, देन एंजाइम बनाया। इन्होंने बोला कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो क्या ये हाइपोथेसिस सही थी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से हम एंजाइम बनाए, जरूरी थोड़ा ना कि सारे प्रोटीन से हम एंजाइम बना लेंगे, नहीं बना सकते ना। कुछ प्रोटीन से एंजाइम बना रहे हैं, सारे एंजाइम प्रोटीनेसिस नेचर के होते हैं, पर सारे प्रोटीन एंजाइम बनाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये जरूरी भी नहीं है। तो इसलिए ये हाइपोथेसिस रॉन्ग दी। सेकंड क्या प्रॉब्लम आई थी कि इस हाइपोथेसिस को गलत करना पड़ा? क्योंकि देखो वन जीन वन एंजाइम, मतलब एक जीन से एक एंजाइम बनेगा, बल्कि ये गलत बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मल्टीपल जीन, लाइक अगर अपन देखें अल्फा जीन हो गई, थीटा की जीन हो गई, एप्सिलॉन की जीन हो गई, इसका ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाया एंड ट्रांसलेशन करके हमने देखा 3 प्रोटीन बनी। अल्फा की अलग है, थीटा की अलग है एंड आपकी एप्सिलॉन की अलग है, एंड देन उन्होंने मिलकर के क्या बना दिया, उन्होंने एक एंजाइम बनाया जिसका नाम दिया हमने पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है। तो मल्टीपल जीन मिलकर के एक एंजाइम बना रही है, तो ये तो हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। सेकंड हाइपोथेसिस भी दी गई, सेकंड हाइपोथेसिस दी गई वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे थे कि एक जीन है, एक जीन ने क्या करा, ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करके उसने क्या बनाया, एमआरएनए, एंड ट्रांसलेशन करके उसने क्या बना दिया, प्रोटीन बनाई। और प्रोटीन क्या है बच्चों? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब उसने क्या बना ली, पॉलीपेप्टाइड चेन बना ली है, ठीक है। बट ये हाइपोथेसिस भी रॉन्ग निकली, क्योंकि सारे के सारे आरएनए से प्रोटीन नहीं बनती है, इसलिए हमने इस हाइपोथेसिस को भी रॉन्ग बोल दिया। नेक्स्ट हमने हाइपोथेसिस देखी, उसका नाम क्या था, वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस। वन जीन वन आरएनए हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जीन से हम क्या बना के जा रहे हैं, एक जीन से हम क्या बना के जा रहे हैं, एक जीन से हमने ट्रांसक्रिप्शन किया, आरएनए बनाया, ठीक है। तो आरएनए के सारे टाइप के बना रहे हो, यस, एसएन आरएनए है, आर आरएनए है, एमआरएनए है, एमआई आरएनए है, एसआई आरएनए, जिक्स्ट आरएनए, पीआई आरएनए, सारे टाइप के आरएनए हम इससे बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या डेफिनेशन दी जीन की, हमने डेफिनेशन दी कि जीन क्या है, जीन इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच इज ट्रांसक्राइब। अगर देखा जाए तो एक क्रोमोसोम के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1000 जीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। आज हमने ये पढ़ा है और हमने अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जीन जो ट्रांसक्राइब हो रही है तो वो क्यों हो पा रही है, क्या रीजन है उसके पास में ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट ना रहा हो। अगर इनकेस कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कन्वर्जेशन रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है, या कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपके कोई डाउट्स है, तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप बात कर सकते हो कि सर ये डाउट आ रहा है, कि एमसीक्यू में डाउट आ रहा है, ठीक है। मैं जैसे ही होगा मैं आपको जल्दी से उस क्वेश्चन का, आपके डाउट्स को मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि अपना एग्जाम अब जून का बहुत पास में आ रहा है, तो जून से पहले पहले अपन को क्या करना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, कुछ टॉपिक है जो कवर करने हैं, ठीक है। इंपॉसिबल टास्क है पर अपन कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, टेक केयर।